आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये इंटीग्रेशन का एक मेथड है। जैसा कि हमने अभी 7.4 तक जो क्वेश्चन किया था उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तक का क्वेश्चन था। अब आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 7.5 से लेकर के, तो उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूँ इसके इम्पोर्टेंस की, तो आपके एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन इस मेथड से रहता है, पार्शियल फ्रैक्शन से रहता ही रहता है। और दूसरा इम्पोर्टेंस यह होता है कि जब आप डेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करोगे या आप सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो इंटीग्रल का एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का ही प्रॉब्लम आता है, उसको उसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि पार्शियल फ्रैक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। एक तो इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और एप्लीकेशन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। एक तो हो गई बात इसके इम्पोर्टेंस की। दूसरा बात यह है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब आप बुक देखोगे तो बुक में बड़ा लेंदी प्रोसेस दिया हुआ है, 5 फॉर्म दिया रहता है और उसमें हमको पहचानना होता है कि किस फॉर्म पे है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना होता है। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 25 तक जो क्वेश्चन था उसको बिल्कुल अलग मेथड से मैंने किया था, बुक का मेथड नहीं किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होगे तो उस वीडियो को मैं कहूँगा कि जाकर एक बार देखो आप, क्योंकि बड़े आसान तरीके से मैंने उसको समझाया था कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, और बहुत आसानी से आता था, है ना। बहुत कम स्टेप में हमारा आंसर आ जाता था, है ना। तो इसी तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन को भी करेंगे। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या पार्शियल फ्रैक्शन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं क्या, तो मैं आपको बताऊंगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। वो 5 फॉर्म आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको जो बताता हूँ आप एक बार इसको देखो। इसमें सबसे पहला जो काम होता है, आप एक डेफिनेशन याद करके रखना, वह होता है क्या, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, है ना। प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर आपको इस डेफिनेशन इसका पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पता है तो आप बहुत जल्द सीख जाओगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन यह होता है कि अगर सबसे पहले देखो, ये जो है 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। क्या है, एक तो मैं बात करूँ तो क्या है, रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, आप अगर रेशनल फंक्शन भी नहीं जानते हो तो रेशनल नंबर तो आपको पता होगा कि वह नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, नहीं p/q के फॉर्म में हो, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है। और वेयर हम लोग लिखते हैं क्या, वेयर q नॉट इज इक्वल 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, रेशनल फंक्शन। तो फंक्शन है तो केवल यहाँ पे आप कोई x लगा लो या y लगा लो, ये हो जाएगा क्या, px/qx। अब ये क्या बन गया, ये रेशनल फंक्शन बन गया, ठीक है। रेशनल फंक्शन ये बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि डिग्री क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हुआ, लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। दैट इज, मैं कह सकता हूँ क्या, न्यूमरेटर क्या है आपका, px, यानी डिग्री ऑफ px, है ना। डिग्री ऑफ px लेस देन होना चाहिए क्या, डिग्री ऑफ किसके, qx के। अब देखो, अगर आपको डिग्री भी नहीं पता है कि डिग्री क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझो आप, है ना। एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दूं, ठीक है। अगर लिखा हुआ है x+1 बाई x² प्लस 2x+1, है ना। ये आपका सबसे पहले क्या, रेशनल फंक्शन है ना, क्योंकि p/q के फॉर्म में है और q नॉट इज इक्वल 0 है ना। तो सबसे पहले रेशनल फंक्शन में है, हमें पता करना है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है या नहीं है।
तो हमें क्या होना चाहिए, डिग्री जो होना चाहिए पी एक्स का, दैट इज न्यूमरेटर का डिग्री। तो न्यूमरेटर में आपका क्या है, ये टर्म है ना, इसका जो डिग्री होना चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि डिग्री हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डिग्री क्या है। अगर हमें न्यूमरेटर की डिग्री का पता करना है तो देखना इसमें वेरिएबल क्या है। देखो क्या वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल है ना, तो जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो इसकी डिग्री की बात करूँ मैं, अगर इसके डिग्री की बात करूँ क्या है, 1 है। और नीचे में देखो इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल हमें 2 दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, एक ये है, ठीक है, 2x वाला। तो हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का, तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है ना, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो गया क्या आपका, 2 हो गया। तो आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। क्या करना है हमें, क्या कि उसमें वेरिएबल खोजना है, और जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया, इसका पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया। इसमें 2 वेरिएबल है, पहले वेरिएबल का डिग्री कितना है, 1 है, और दूसरे का क्या है, सॉरी, पहले वेरिएबल का पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2 होगा, है ना। अब बात करते हैं क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है। तो देखो, तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखवाया था कि डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। तो क्यू एक्स का डिग्री जो है क्या है, 2 है, और पी एक्स का डिग्री क्या है, 1 है ना। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। लिखो यहाँ आप लिख सकते हैं कि हेंस दिस फंक्शन इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब मैं बात करूँगा कि इसके फॉर्म की, कि फॉर्म इसका कैसा होता है। मैं बात करूँगा अब इसके फॉर्म की, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया डेफिनेशन इसका क्या, कि अगर क्या डेफिनेशन था प्रॉपर रेशनल फंक्शन का, कि न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वह लेस होगा डिनोमिनेटर की डिग्री के। अगर सपोज करो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन हो सकता है क्या, लीनियर इक्वेशन हो, या हो सकता है क्या कि कांस्टेंट ही कोई हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट इज, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है, 2 है, तो न्यूमरेटर में x का पावर कितना होगा, हो सकता है कि x का पावर, हमें पता है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, अगर पावर नीचे 2 है डिनोमिनेटर का तो ऊपर 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा वैल्यू 0 भी हो सकता है और या तो 1 होगा। आई बात समझ में। दूसरा अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं बोलूँ कि अगर नीचे में या डिनोमिनेटर में पावर अगर क्या है, 3 है, ठीक है, पावर अगर 3 है या डिग्री 3 है, तो ऊपर का जो डिग्री हो क्या होगा, हो सकता है कि डिग्री वह 0 हो सकता है कि डिग्री 1 हो, या हो सकता है कि डिग्री कितना हो, 2 हो, है ना। क्योंकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन यह कहता है कि न्यूमरेटर का जो डिग्री होना चाहिए ऑलवेज लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर के डिग्री से, है ना। अब मेरा एक सवाल आप बताओगे, तीसरा अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपको पता है कि अगर x का पावर 1 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। अगर x का पावर 2 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलते हैं ना, क्वाड्रेटिक। और पावर अगर 3 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक। लेकिन पावर जब 4 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना एक बार, ठीक है। पावर अगर 4 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म की, तो पहला फॉर्म कैसा हो सकता है कि अगर सपोज करो कि डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना।
या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ax² + bx + c, है ना, अगर ऐसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ऊपर में क्या हो सकता है कि आइदर लीनियर इक्वेशन हो या कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। क्या होगा, ऊपर में या तो लीनियर हो यानी x का पावर 1 हो या x का पावर 0 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पहला फॉर्म ये है। तो अब बात करेंगे कि इसको ऐसा अगर फॉर्म हो तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो कि ये प्रोपोर्शनल फंक्शन में है कि नहीं, पहला काम ये देखना। तो प्रोपोर्शनल फंक्शन में है। दूसरा क्या है कि नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे में है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका डिग्री अगर 2 है तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब बात करूँ मैं इसके, अगर 2 रूट होंगे तो इसका अगर फैक्टर मैं करूँ तो फैक्टर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। इसको अगर 1 करोगे तो इसमें अब इसको 2 केस कर लेना, ठीक है। आप केस फर्स्ट कर लो। केस फर्स्ट में क्या होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 इसका रूट होगा तो हो सकता है क्या, हो सकता है कि x + a एक रूट हो, दूसरा हो इसका x + b, है ना। या दूसरा ये हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। ये मैंने दोनों अलग अलग लिखा है। हो सकता है केस 2 में क्या हो कि दोनों का रूट जो हो, दोनों का रूट सेम ही आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x + a और x + a दोनों सेम आ जाए। अगर एग्जांपल देखना है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाए x² - 4, अब बताओ कि इस दोनों का रूट जो होगा सेम होगा कि नहीं। क्या होगा इसका रूट, 1/x - 2 और x - 2, ये हो सकता है ना। या दूसरा ये हो सकता है कि इसका 2 रूट हो और दोनों रूट अलग अलग हो। जैसे कि मान लो कि आपके पास आ जाए क्या, 1/x² - 3x + 2, इसको जब फैक्टर करेंगे हम तो क्या आएगा, दोनों अलग अलग रूट आएगा और वो क्या आएगा, मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ 1 करके x - 3 और x - 2 और x - 1 आएगा ना। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, दोनों रूट अलग अलग है और यहाँ पे क्या, दोनों रूट सेम है। तो क्या बनेगा, पहला केस ये बनेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो इसमें दोनों रूट जो होगा अलग अलग हो सकता है या दोनों रूट सेम हो, 2 ही कंडीशन बनेगा, तीसरा कंडीशन तो नहीं ना बनेगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा होगा तो हमें 2 फैक्टर है ना इसका, तो क्या करना, a/, पहला फैक्टर लिख देना, प्लस b/, दूसरा फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस दोनों का जब एलसीएम हम लेंगे तो ये वाला टर्म हमें आना चाहिए, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो ये टर्म आ रहा है, देखो तो आ रहा है ना, ये तो मेरा सही है। अब दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर दोनों रूट निकालें हम और दोनों रूट सेम ही आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 2 रूट है ना, तो a लेना है, पहला रूट लिख दो, ठीक है, प्लस b, दूसरा रूट लिखो आप। और अभी मैंने क्या बताया कि इस दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए। देखो तो अगर मैं इस दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये दोनों टर्म आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। इस दोनों का जब एलसीएम लोगे आप तो आपका एक ही टर्म आएगा, क्या आएगा, x + a, है ना, और ऊपर में a + b। लेकिन हमने क्या बोला कि एलसीएम लेंगे तो ये टर्म आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड वाला जो होगा उसको स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर कर देंगे जब हम, तो अब जब एलसीएम इस दोनों का लेंगे तो यही वाला टर्म आएगा आपका, ये आपका अब स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जब भी हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आना चाहिए। तो मैंने टाइप 1 बताया, टाइप 1 इसको आप कर सकते हो, टाइप 1, है ना। टाइप 1 में अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसमें 2 केस हो सकता है कि दोनों का फैक्टर अलग अलग हो या दोनों का फैक्टर सेम हो।
अलग अलग हो तो उसको ऐसे लिखेंगे, सेम हो तो ऐसे लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए, और देखो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की। जैसा कि मैंने आपको बता दिया टाइप 1 में कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें हो गया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन भी तो हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन हो, ठीक है, यानी कह सकते हैं क्या, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, अगर प्रोपोर्शनल फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो ऊपर में क्या होगा, आइदर हो सकता है कि कोई कांस्टेंट हो, या कोई लीनियर फंक्शन हो, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यही ना हो सकता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, dx होगा, ठीक है, dx। अब मान लो कि ऐसा इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे जब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें भी कितना केस बन सकता है, इसमें भी आपका 2 केस या 3 केस बनेगा, ठीक है। पहला केस ये बन सकता है, केस फर्स्ट लिखो आप, कि आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या है, क्यूबिक है, यानी इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री 3 होगा। अगर डिग्री 3 होगा तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। जब नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे तो इसके फैक्टर भी क्या होंगे, 3 फैक्टर होंगे, है ना। 3 जब फैक्टर होंगे तो हो सकता है कि तीनों फैक्टर बिल्कुल अलग अलग है। हो सकता है कि इस फर्स्ट में कि आपका ये मान लो x0, x1, x2, ठीक है, और नीचे में 3 फैक्टर आया और तीनों अलग अलग आ गया, है ना। पहला केस मैंने ये लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो देखो यहाँ 3 अलग अलग रूट है तो हमें क्या लेना है, अब यहाँ पे dx लगा लेना, ठीक है, dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रूट है तो हम करेंगे a बाई पहला रूट, पहला फैक्टर, है ना, प्लस b बाई दूसरा फैक्टर, और प्लस c बाई तीसरा फैक्टर। यही तो काम करना है हमें। अब देखो इस तीनों को एलसीएम लोगे अगर आप, तो ये वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा, एब्सोल्युटली आएगा टर्म। तुम्हारा हमारा ये रिप्रेजेंटेशन सही है। दूसरा केस ये हो सकता है, बोलो दूसरा केस क्या होगा, अगर 3 फैक्टर है तो मैंने ले लिया कि तीनों फैक्टर अलग अलग हो। ये भी तो हो सकता है कि उसमें से कोई 2 सेम हो, क्या हो, कोई 2 सेम हो सकता है ना। जैसे मैं बात करूँ अगर कि 2 फैक्टर आपका x प्लस ए है और x प्लस ए है, और एक फैक्टर आपका है x प्लस सी, है ना, दोनों डिफरेंट है ना। इसमें क्या था, तीनों अलग अलग था, इसमें मैंने 2 को सेम रखा है, इस दोनों को सेम रखा है और एक तीसरे को अलग कर दिया, है ना। तो ऐसा अगर केस है तो क्या करेंगे, इसमें 3 फैक्टर है तो ए बी सी तो हम लेंगे ही, ए लेंगे x प्लस ए, प्लस बी लेंगे x प्लस ए, और प्लस सी लेंगे क्या, x प्लस सी। अब देखो इस तीनों का एलसीएम जब लोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, टर्म नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों सेम टर्म है, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका, ये x प्लस ए और x प्लस सी। मैंने आपको क्या बताया कि जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म टोटल आना चाहिए, लेकिन अभी हम जो एलसीएम ले रहे हैं तो केवल यही टर्म आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड वाले का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखो सेकंड वाले का क्या करेंगे हम, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ सेकंड वाले को स्क्वायर कर दूंगा। और अब आप देखो कि एलसीएम लोगे तो ये टर्म आएगा या नहीं आएगा। अब आप एलसीएम जब लोगे तो ये टर्म एब्सोल्युटली आ जाएगा, है ना। ये तो हो गया केस थर्ड। केस सेकंड, तीसरा केस हो सकता है एक और, वो केस क्या हो, तीसरा केस ये हो सकता है कि जैसे आप ऊपर में तो लीनियर हो, कांस्टेंट हो या क्वाड्रेटिक हो, और डिनोमिनेटर जो इसका होगा, हो सकता है कि इसका एक रूट निकले, ठीक है, एक रूट निकले या एक फैक्टर निकले और बाकी 2 फैक्टर फैक्टराइज ही नहीं होगा आपका, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना। अगर ऐसा आ गया, मैंने क्या बोला कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 फैक्टर होगा,
तो हो सकता है कि एक फैक्टर इसका निकल जाए और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और वो फर्दर इसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते हो। ऐसा बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है, जिसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर पाते हो। तो ऐसा अगर केस होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एक फैक्टर है ना, तो a/x प्लस ए कर देना, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है तो यानी क्या होगा, इसमें दो कम से कम रूट होगा, इसका दो रूट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, b लेंगे और bx प्लस सी कर देंगे बाई क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। और अगर आप नोट करके लिखना चाहते हो तो एक टर्म आप नोट करके इसमें लिख सकते हो, वो क्या होगा, आप यहाँ लिख सकते हो नोट करके कि मैंने क्या बताया कि ax² प्लस bx प्लस सी can't be factorized, ठीक है, क्योंकि इसको जब फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज नहीं होगा। अगर एग्जांपल की बात करोगे तो मैं एग्जांपल आपको एक दे सकता हूँ, अभी मैं दे रहा हूँ, मैं केस थर्ड का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगर मानूँ कि आपके पास x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब देखो समझने वाले समझ गए होंगे कि अगर मैंने ऊपर में क्वाड्रेटिक लिया है तो नीचे में क्या लूँगा, अब इसके डिग्री से ज़्यादा लूँगा, यानी 2 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 3 होगा या 4 होगा, कोई भी, मैं 3 लेता हूँ। अगर क्यूबिक इक्वेशन जैसे हो गया x² प्लस 1 और एक हो गया x प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये तो क्यूबिक एक्सप्रेशन है ना, लेकिन इसमें एक फैक्टर तो आपका x प्लस 1 है। ये जो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्या है इसके फॉर्म में है, और इसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता है फैक्टराइज। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक फैक्टर है ना तो पहले a/x प्लस 1 कर देना और प्लस ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट होगा, तो सबसे पहले दो वेरिएबल भी लेंगे हम लोग और केवल यहाँ पे bx प्लस सी कर देना और जो भी होगा उसको एज इट इज लिख देना, सॉरी x² प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देना, हो गया। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के सॉल्यूशन की, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था जो इसका फैक्ट था या कंसेप्ट था। तो जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे 7.5 को या पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को, तो सबसे पहला काम ये करना, देखना, मैं अगर बताऊं इसमें पहला काम बस ये करना कि देखना कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ना, आपके दिमाग में बस यही आना चाहिए, ठीक है। पहला काम क्या, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। दूसरा काम क्या करना कि देखना कि डिनोमिनेटर जो है आपका, डिनोमिनेटर क्या है आपका, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, लिख सकते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक है, या हो सकता है क्या कि क्यूबिक हो, ठीक है, क्यूबिक हो, है ना। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसमें भी मैंने आपको बताया था दो केस। पहला केस क्या था कि इसका दोनों का फैक्टर जो होगा, इसमें मैंने आपको दो केस क्या बताया था, देखो तो इसमें हो सकता है कि इसका जो फैक्टर हो दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो, ठीक है, या इस दोनों का जब फैक्टर करेंगे हम तो दोनों का फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। दो केस ही हो सकता है x प्लस ए। अगर दोनों का सेम होगा या दोनों का सॉरी अलग अलग होगा तो मैं इसको लिखूंगा क्या, a/x प्लस ए प्लस b/x प्लस p, और दोनों को जब सेम होगा तो इसको मैं लिखूंगा क्या, x प्लस ए प्लस b/x प्लस ए, और इसको स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि जब एलसीएम लूँगा मैं तो ये आना चाहिए, है ना। अगर बात करूँ क्यूबिक की तो मैंने इसमें आपको कितना बताया था, 3 बताया था, ठीक है, 3 केस क्या क्या था आपका कि हो सकता है कि इसका तीनों रूट जो निकालें हम तो तीनों डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, ठीक है,
दूसरा केस मैंने ये बताया था कि हो सकता है कि कोई दो इसमें क्या हो, सेम हो, सॉरी इसको x प्लस ए कर दूँ और ये हो जाएगा x प्लस सी, है ना। कोई दो सेम हो और एक अलग हो। या तीसरा केस मैंने ये बताया था कि हो सकता है कि इसमें एक इसका फैक्टर हो और बाकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आ जाए कि जिसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज ही नहीं कर पाएँ, ठीक है। तो उसको हमने कैसे लिखते हैं उसको मैंने बताया है ना। इसको आप लिख सकते हो कैसे, इस तीनों फॉर्म को ऐसे लिखोगे ना। अगर ऐसा आ गया तो इसको करोगे तीनों को अलग अलग, x प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी और प्लस सी बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर ऐसा आ गया तो क्या करोगे आप, a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस ए का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा हमें, और एक हो जाएगा c बाई एक्स प्लस सी, हाँ ठीक है। इसमें क्या होगा, मैंने बताया कि एक फैक्टर निकला इसका, तो a बाई क्या करना, एक्स प्लस ए करना। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी कर देना है बस। और ये नीचे में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको एज इट इज लिख देना है। तो आप बताओ कि इसमें कोई रटने वाली चीज़ है क्या? कोई चीज़ इसमें रटने वाली नहीं है। केवल आपको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखना कि फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फैक्टर अगर हो रहा है तो दो कंडीशन आएगा, ठीक है। फिर क्यूबिक है तो उसका भी फैक्टर निकालना, उसमें भी तीन कंडीशन आएगा और आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करोगे। अब आप एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा x बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। सबसे पहला क्या करेंगे, क्वेश्चन जब भी देखेंगे हमारे दिमाग में एक काम आना चाहिए कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन। पहला काम यही करना है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब देख के बताओ कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, डिग्री देखेंगे। डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, दो फैक्टर है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिग्री इसका क्या होगा, 2 होगा। न्यूमरेटर में लीनियर है यानी इसका डिग्री 1 होगा, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है अब, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है हमें कि डिनोमिनेटर को देखना है कि वो क्या है। डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक में मैंने दो केस बताया था, उसमें देखो कौन सा केस है, फैक्टर दोनों का अलग अलग है कि दोनों का सेम है, दोनों का अलग अलग है यानी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट है तो कैसे इसको लिखते हैं हम लोग, a बाई पहला फैक्टर ऐसे लिखते हैं ना, और प्लस b बाई दूसरा फैक्टर। अब हमें समझ में आ गया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, इस एक्सप्रेशन को आप लिखो। एक्सप्रेशन क्या है आपका, x बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। बिना इंटीग्रेशन साइन के हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हमने देख लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a बाई एक्स प्लस वन प्लस b बाई एक्स प्लस टू, है ना। देखो तो इसको एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये वाला टर्म आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है, यानी हमारा राइटिंग सही है। मैं क्या करूँगा, अब इस दोनों का एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, देखो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, है ना। और फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, है ना। इधर वाला टर्म आप लिखो ऐसे ही, एक्स बाई एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। देखो तो दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम है आपका, इस दोनों को मैं कट कर सकता हूँ ना, कट गया, ये टोटल टर्म, ठीक है, ये टोटल टर्म कटा। अब क्या आएगा, देखो यहाँ पे इधर नीचे साइड में क्या हो जाएगा, x होगा बचा, ठीक है, केवल ऊपर वाला, है ना। और इधर भी क्या बचा, अब इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। अब देखो इसमें ये टर्म x वाला है, ये टर्म x वाला है, दोनों में x कॉमन है, तो मैं x कॉमन करता हूँ तो इसको लिखूँगा a प्लस b प्लस, अब कौन सा टर्म बच गया, ये बचा ना 2a प्लस b, ठीक है। LHS में आपका क्या है, x है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड को कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग बोथ साइड।
क्या करना है कि इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और RHS में x का कोफिशिएंट कितना है, ये वाला टर्म है। इस दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो a + b इज इक्वल्स 1, और ये टर्म देखो RHS में ये कांस्टेंट है, क्या है 2a + b कांस्टेंट है ना, और LHS में कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 के इक्वल हुआ। अब हम क्या करेंगे, a और b को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्विंग 1 and 2, तो आप इसको सॉल्व करो और a का वैल्यू निकालो। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a का वैल्यू आएगा -a इज इक्वल्स 1, यानी a का वैल्यू -1। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा कितना 2, यही आएगा ना। a और b का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसको इक्वेशन ऑलवेज क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में a और b का वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2 आया, हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। आप लिख सकते हो इसको फ्रॉम 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपका, देखो तो इधर में क्या है x + 1 और x + 2 है ना, और इधर क्या है a की जगह पर मैं अब क्या लिखूँगा 2 बाई x + 1 प्लस b का वैल्यू कितना है, सॉरी एक मिनट, a का वैल्यू कितना है आपका -1 बाई x + 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 2 बाई x + 2। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दूँगा, dx, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन dx, और इधर भी क्या करूँगा इंटीग्रेशन का साइन और dx। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके इंटीग्रेट करता हूँ इसको। ये देखो क्या आएगा, माइनस का है तो माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log x + 1, ठीक है, प्लस 2 है तो 2 को बाहर कर दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log x + 2, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देना इसमें। ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें आंसर तक लाना है, तो क्या कर सकते हैं, हमें एक लॉग का प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये माइनस, या इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे एक लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये 2 जो है ना, इसको मैं पावर में लिख सकता हूँ। ऐसे होता है कि log a to the power b, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या पावर आगे हो जाता है b log a, है ना। और एक कन्वर्सली थ्योरम होता है, कन्वर्सली भी होता है, ठीक है। यानी ऐसा अगर लिखा हो तो मैं इसको पावर में लिख सकता हूँ। तो मैं अगर इस टर्म को लिखना चाहूँ क्या करूँगा, ये पावर क्या है, ये पावर, इसको मैं पावर में कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख लूँगा log x + 2 पावर 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस में है तो -x + 1 और प्लस c, ठीक है। इसको मैं और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊंगा, वो प्रॉपर्टी ये होता है कि log a - log b इज इक्वल्स होता है क्या, log a/b, ठीक है, log a/b। तो यहाँ देखो ये log, मान लो कि ये आपका a है और ये आपका क्या है b है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log a/b, दैट इज मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, log a की जगह पर कितना है x + 2 का होल स्क्वायर बाई कितना है x + 1, है ना। अब देखो यहाँ मोड लगता है, क्यों मोड लगता है, कभी सोचा है। मोड इसलिए लगाते हैं हम लोग कि जो लॉग होता है निगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं निकलता है, जब भी निकलता है पॉजिटिव वैल्यू का ही निकलता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, लगाते हैं, मोड लगाते हैं। और ये इसका आंसर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका dx/x² - 9। हमें दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो सबसे पहला काम तो एक करना, सबसे पहले क्या, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले देखना है कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन,
तो हम देख सकते हैं कि क्या ये प्रोपोर्शन फंक्शन में है, ठीक है। तो पहला काम हो गया। दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा बताया था देखना कि डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो केस होगा, या तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर होगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट फैक्टर होगा, या दोनों क्या होगा, सेम फैक्टर होगा, ठीक है, सेम फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर पहले निकालते हैं हम लोग, ठीक है। देखो फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ, इससे फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। हमें पता चल गया कि इसका फैक्टर जो दोनों है क्या, डिस्टिंक्ट फैक्टर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया आपका क्या, डी एक्स बाई एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ये डिस्टिंक्ट फैक्टर वाला हो गया, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम बिना इंटीग्रेशन साइन के ऐसे लिखते हैं, क्या करेंगे, इसको 1 बाई एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, और क्या करते हैं, ए पहला फैक्टर प्लस बी दूसरा फैक्टर, है ना। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन का ऐड करते हैं। फ्रैक्शन का ऐड कैसे करेंगे, इस दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू एक्स प्लस 3। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे हम 1 बाई एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, और देखो कि ये टर्म जो है सेम है दोनों टर्म, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब एलएचएस में बचेगा क्या 1, और इधर क्या बचेगा आरएचएस में, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। तो एक्स वाला टर्म क्या होगा, एक्स अगर कॉमन कर लें डायरेक्ट हम तो लिख सकते हैं ए प्लस बी, और बाकी जो टर्म बचेगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3b और माइनस 3a, ठीक है। ये टर्म हो गया कांस्टेंट वाला। अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना। कंपेयर करने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को दोनों को इक्वेट करेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसकी कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ देखो एलएचएस में कोई वेरिएबल नहीं है, केवल एक टर्म है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, और वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट है ना, तो एलएचएस में कुछ नहीं है तो 0, और दूसरा क्या है 3b माइनस 3a, 3b माइनस 3a इज इक्वल्स 1। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, हम सॉल्विंग 1 और 2, जब दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा आपका, जैसे इसमें मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और 3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा सॉल्व करने के बाद ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/6, और बी का जो वैल्यू होगा वो भी हो जाएगा कितना 1/6, है ना। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू -6 ना, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/6 ना। इस दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक कट जाएगा और बी हो जाएगा 1/6, तो ए का वैल्यू ऑटोमेटिक -1/6 हो जाएगा ना। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, और इक्वेशन 1 कौन होगा आपका, ये वाला इक्वेशन क्या होगा 1, है ना। इसको इक्वेशन ऑलवेज 1 मानना, है ना। तो मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, मैं लिखूँगा अब क्या, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, एलएचएस में आपका क्या है देखो 1/x + 3 x - 3 इज इक्वल्स ए का वैल्यू कितना है -1/6, ठीक है, -1/6, और
x प्लस 3 है तो इसको एज इट इज कर देंगे, प्लस b का वैल्यू भी 1/6 x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दूँगा और RHS में भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है -1/6 है ना, इसको मैंने बाहर कर दिया, और 1/x प्लस 3 इसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा log x प्लस 3 प्लस ये भी 1/6 log x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/6 कॉमन है, तो मैं 1/6 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चूँकि निगेटिव वाला था, इसको मैं बाद में लिखूँगा, पहले इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इसको लिख देता हूँ क्या, log x माइनस 3 और माइनस log x प्लस 3, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म। अब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि log का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर लिखा हो log a माइनस log b, तो हम लोग इसको लिखते हैं log a/b। यहाँ देखो माइनस में है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको लिखूँगा 1/6 log a/b, यानी a की जगह पर x माइनस 3 और b की जगह पर x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट, और ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन ऐसा है 3x माइनस 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि सबसे पहला काम क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या नहीं है। देखने से लग रहा है क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 3 है, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। दूसरा काम क्या करना है हमें, दूसरा काम ये देखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, तो डिनोमिनेटर क्या है, क्यूबिक है। अब क्यूबिक अगर है तो इसमें 3 केस होता है। पहला केस तो ये होता है क्या कि तीनों अलग फैक्टर डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, तीनों फैक्टर डिस्टिंक्ट हो, तो तीनों फैक्टर डिस्टिंक्ट है यानी पहला वाला केस, ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको बिना इंटीग्रेशन साइन के ऐसे लिख देंगे 3x माइनस 1/x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, है ना। तीनों अलग अलग है तो इसको हम लोग लिखते हैं तीनों अलग अलग, एक कांस्टेंट लेंगे a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2 प्लस c/x माइनस 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि तीनों का एलसीएम लूँगा। तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, है ना। जब फ्रैक्शन का ऐड करोगे तो यहाँ पे a होगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 और प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है, LHS वाला टर्म भी लिखो एज इट इज़ 3x माइनस 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, है ना। देखो अब ये टर्म कट जाएगा, आपका ये वाला कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर, तो LHS में आपका जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 3x माइनस 1, है ना। और RHS में जो है उसको एज इट इज लिखो, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है ना, a b और c का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके a b c का वैल्यू फाइंड करना है। एक तो पहला मेथड ये है कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले कि a को मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर एक बनेगा आपका x वाला बनेगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। फिर इसको मैं कंपेयर करके बना सकता हूँ, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें अगर मैं इसको इक्वेशन a मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन a मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो क्या करूँगा कि अगर मैं पुट कर दूँ
पुट x इज इक्वल्स, अगर x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ 2, ठीक है, मैं 2 क्यों पुट कर रहा हूँ, या 1 करो सबसे पहले, ठीक है, 1 करो। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो टर्म होगा, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस c वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा केवल क्या a वाला, और यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जब पुट करेंगे x इज इक्वल्स 1 तो LHS में कितना आएगा, देखिए LHS में आपका आ जाएगा कितना 2 आएगा ना, 3 × 1 - 1 यानी 2 इज इक्वल्स, इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 1 - 2 और 1 - 3। तो a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 2 यहाँ से -1 और -2 यानी 2, यानी a का वैल्यू आ गया यहाँ से 1, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे हम, सिमिलरली क्या करेंगे, अगेन करेंगे x का वैल्यू पुट कर देंगे कितना, अब हमें b का वैल्यू अगर निकालना होगा तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ क्या 2, तो क्या होगा a वाला जो होगा टर्म ये 0 हो जाएगा, c वाला 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। x का वैल्यू जब पूरा लेंगे तो LHS में आएगा क्या आएगा 5, और RHS में क्या आ जाएगा आपका b × 2 - 1 और 2 - 3, यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 5 ये कितना 1 और ये -1 दैट इज़ -5, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालना है तो पुट कर देंगे क्या x इज इक्वल्स 1 और 2 यानी 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये c का वैल्यू निकल जाएगा इसे, तो LHS में आपका आ जाएगा 8 इज इक्वल्स c × 3 - 1 और 3 - 2, यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा 8 ये हो गया 2, ये हो गया 1 2 दैट इज़ c का वैल्यू 4। हमें a का भी वैल्यू मिल गया, b का भी निकल गया और c का भी निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में डालूँगा, और इक्वेशन फर्स्ट कौन होता है आपका, इक्वेशन फर्स्ट ये वाला होता है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1 देखो क्या है आपका इक्वेशन, लिखो तो उसे 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 है ना, इज इक्वल्स a का वैल्यू कितना आया है 1 आया है ना, तो मैं इसको लिखूँगा क्या 1 x - 1, तो b का वैल्यू कितना है 5 इसको मैं लिखूँगा -5 x - 2, और c का वैल्यू 4 इसको मैं लिखूँगा 4 x - 3। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का साइन LHS में भी और RHS में भी लगा दूँगा। अब मैं इसको करूँगा क्या इंटीग्रेट, है ना, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना log x - 1 माइनस कॉन्स्टेंट है 5 तो 5 ये log x - 2 और ये +4 log x - 3 और प्लस एक कांस्टेंट टर्म। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है x - 1 x - 2 x - 3। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या नहीं है, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। दूसरा चीज़ क्या है, हमें देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर में क्या है क्यूबिक है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, और क्यूबिक में भी तीनों का फैक्टर क्या है डिस्टिंक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसे ही एज इट इज़ x बाई बिना इंटीग्रेशन साइन की इसको लिखेंगे x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल्स क्या होगा, तीनों का अलग अलग जब रूट है तो 3 वेरिएबल लेना होगा हमको a b और c, है ना। अब मैं क्या करूँगा, तीनों का एलसीएम लूँगा, एलसीएम लो, तीनों का क्या आएगा देखो, x - 1 x - 2
एक्स माइनस 3, फ्रैक्शन का ऐड कर दो, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये आ गया ना। LHS वाला टर्म भी एज इट इज हम लोग लिख देंगे। अब देखो ये टर्म दोनों कैंसिल हो गया ना, ठीक है। इधर क्या बचेगा आपका, LHS में आपका x होगा और RHS में आपका क्या हो जाएगा a, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, सॉरी यहाँ पे b प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको इक्वेशन क्या मानो 1 या a कर लो, इसको a है ना। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से हमको a और b और c का वैल्यू फाइंड करना है। दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा, एक एक्स का बनेगा, एक कांस्टेंट बनेगा, और फिर इसको कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा वाला मेथड यूज करूँगा, जिसमें क्या करता हूँ मैं, पुट कर दूँगा क्या, एक्स इज इक्वल्स 1, एक्स इज इक्वल्स 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो तो सी वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल टर्म 0, बी वाला टर्म भी 0, तो हमें यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो LHS में कितना हो जाएगा 1 और RHS में कितना हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। सिमिलरली क्या करेंगे हम, x का वैल्यू पुट कर देंगे 2, x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये a वाला टर्म 0, c वाला टर्म 0, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, तो LHS में कितना होगा x 2 और b 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। तो ये कितना हो गया, b इज इक्वल्स हो गया 2 बाई कितना होगा, ये 1 और ये -1, -1 दैट इज -2। और तीसरा निकाल लो, x का वैल्यू पुट कर दो कितना 3, तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2। तो ये c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। अब a b और c का वैल्यू निकल गया, इसको हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। और आपका इक्वेशन फर्स्ट कौन सा होता है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये होता है ना। तो इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, LHS वाला लिखो आप वैसे ही, x बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स, a का वैल्यू कितना है, हाफ आया है ना, a का वैल्यू कितना है, हाफ है, हाफ डालो 1/2 एक्स प्लस एक्स माइनस 1 है ना, प्लस b का वैल्यू कितना है -2 है, तो -2 बाई एक्स माइनस 2, और c का वैल्यू कितना है 3/2। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है LHS में भी और RHS में भी। कुछ ऐसा बन गया ना। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करूँगा मैं, 1/2 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है, और जो बचेगा उसका क्या हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 2 कांस्टेंट है, फिर log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 और प्लस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है 5th नंबर, 2x/x² प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है या नहीं है, तो ये है। फिर दूसरा देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, तो डिनोमिनेटर क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक में क्या करना है, इसका फैक्टर देखना है। तो फैक्टर देखो तो क्या आएगा इसका, अगर फैक्टर की मैं बात करूँ तो x² प्लस 3x प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1
यानी इसका फैक्टर जो आएगा आपका x+2 x+1, यानी फैक्टर क्या आ गया, इसका डिस्टिंक्ट फैक्टर आ गया। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको एज इट इज लिखना है विदाउट इंटीग्रेशन साइन के, है ना। तो ये x² + 3x+2 है ना, इसको मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा, या इसको फैक्टर कर दूँ क्या, मैं इसको फैक्टर ही लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या, इसको लिख दो आप 2x और dx यहाँ पे लगा देना, है ना, dx बाई, इसको लिख सकता हूँ x+1 x+2, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इसी को विदाउट इंटीग्रेशन साइन के, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x+2 या x+1 x+2, है ना। दो फैक्टर है, दोनों अलग अलग है, तो दो यहाँ वेरिएबल लेना होगा a और b, है ना। और इसको मैं लिखूँगा b/x+2। अब इस दोनों का मैं LCM लेता हूँ और फ्रैक्शन का ऐड कर दूँगा, है ना। LHS वाला टर्म तो एज इट इज लिखना है। यहाँ से दोनों का LCM कितना होगा, x+1 x+2, फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2 + b x+1। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका LHS में बचेगा 2x और RHS में टर्म जो आएगा वो आएगा, x वाला टर्म अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से a + b होगा और आपका ये टर्म आ जाएगा 2a + b। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों इक्वेशन को इसको कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या होगा, x वाला का कोफिशिएंट x वाले के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करो, तो a + b RHS में और LHS में 2, ये इक्वेशन 1 हुआ। और कांस्टेंट जो है LHS में नहीं है तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। दो इक्वेशन बना, इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट क्या, ऑन सॉल्विंग 1 and 2, a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका -2 और b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को इक्वेशन इसमें, इसको मैं इक्वेशन क्या पुट कर दूँगा 1 और इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा क्या मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। LHS में क्या है, 2x/x+1 x+2, ठीक है, इज इक्वल्स a का वैल्यू कितना है, -2 ना, तो -2/x+1, ठीक है। और b का वैल्यू आया है 4/x+2, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देना है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो, -2 को बाहर कर लो और 1/x+1 का आ जाएगा log x+1 प्लस इसका 4, इसका हो जाएगा क्या, log x+2 और प्लस एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे।